जब कोरोना के टाइम पे ये कंपनी काफ़ी नीचे प्राइस पे आ गई, तो वहाँ चाहिए था कि ये बाई बैक करती, जिससे कि इसके भी शेयर के ऊपर भाव जाते और खास करके इसके जो इन्वेस्टर थे, इसके जो शेयर होल्डर्स थे, उनको भी थोड़ा राहत मिलता गिरावट में। लेकिन कंपनी ने क्या काम किया, तो इन्होंने सीधा मार्केट से एग्जिट होने का, आने स्टॉक को डिलिस्ट करने का ही ऑफर ले आया। हालांकि एलआईसी का धन्यवाद मैं बोलता हूं, जो काफ़ी रिटेलर को उसने बचा लिया। एलआईसी जो कि इसमें 6.37% स्टेक होल्ड करती है, और उसने इस प्राइस पर, आने इतने कम प्राइस पर अपने शेयर को सरेंडर करने से मना कर दिया। और इस तरह से इनके अनएथिकल कामों की वजह से देखें तो एफआईआई वाले भी अपने होल्डिंग को कम कर रहे हैं, डीआई वाले भी अपने होल्डिंग को काफ़ी कम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो फॉक्सकॉन के साथ जो चिप बनाने के लिए करार होने वाला था, इसी वजह से फॉक्सकॉन के साथ इनकी डील भी खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेदांता लिमिटेड एक माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि माइनिंग के थ्रू जिंक, स्टील, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट, ये क्या है कि धरती खोद के निकालती है और इन्हीं सब प्रोडक्ट में ये डील करती है। वेदांता कई तरीक़ों की खबरें में हमेशा देखेंगे तो आप बनी रहेगी, ये खबरों में चर्चा किसी न किसी तरीके से होते रहता है इसका, और ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। और मेरा जो अगर पर्सनल माने तो मैं इस स्टॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मेरा इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, और ना तो मैंने कभी इस पर वीडियो बनाया। मैं पहला बार वेदांता को डिस्कस कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी खबरों के चलते कहीं आप भी इस स्टॉक में फंस ना जाएँ। इस पर कई जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो फंसे पड़े हैं। अगर आज भी आप न्यूज़ देखेंगे तो वेदांता से रिलेटेड 2-3 खबरें दिख जाएगी आपको। वेदांता, एक तो इसका राजस्थान सरकार के पास कुछ वो चल रहा था, इनका केस वेस, जो कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के में इनकी चुनौती दी थी, और वेदांता उसमें जीतता हुआ दिखलाई दिया। ये खबर आ जा रही है, और ये रकम करीब 9,545 करोड़ का है। फिर अनिल अग्रवाल ने ये भी खबर दी है अपने शेयर होल्डर्स को कि वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग कारोबारों को अलग अलग लिस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और आगे उन्होंने इस खबर की भी जानकारी दी है कि उन्होंने जो भी हाल ही में फिलहाल में कुछ शेयर गिरवी रखे थे, उसने कुछ छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी उनका कुछ शेयर जो है गिरवी पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की खबरें आती रहती है वेदांता के बारे में। और मैं वेदांता को क्यों नहीं पसंद करता हूं, और मैं क्यों सजेस्ट करता हूं आपको भी कि वेदांता से दूर रहें। करीब 2 साल पहले 2020 की एक दिलचस्प घटना से, 2020 में देखें तो कोरोना के टाइम पे ये स्टॉक करीब 65 रुपये के भी नीचे चला गया था, और जब 80-86 पे आया तो कंपनी ने डिलिस्ट करने का ऑफ़र निकाला। प्राइस काफ़ी लो चल रहा था, जिससे 2006-07 में इस प्राइस पे पहले ये कंपनी कभी ट्रेड हुआ करता था। यानी जो प्राइस पे 2006-07 में ट्रेड हो रहा था, अगर वहाँ से देखें तो कंपनी दोबारा से 2020 में फिर वहीं पे आ गई। तो कंपनी को लगा कि प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है। देखिए, कंपनी यहाँ भी अपना फ़ायदा देखा, उसने कभी भी शेयर होल्डर्स का फ़ायदा नहीं देखा। मैं अभी कई एग्जाम्पल दूंगा जिसमें मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि कंपनी हमेशा अपने बारे में सोचती है, प्रमोटर हमेशा अपने बारे में सोच रहा है। इन्होंने शेयर होल्डर्स के बारे में कभी भी चिंता नहीं करी, कभी भी शेयर होल्डर्स के हित के बारे में नहीं सोच। देखिए, डिलिस्टिंग का एक नियम है कि आपके कम से कम 90% शेयर होल्डर्स आपके एग्रीड प्राइस पे अपने शेयर को सरेंडर करने के लिए रेडी होना चाहिए। लेकिन एलआईसी ने साफ साफ इस प्राइस पे अपने शेयर को सरेंडर करने से मना कर दिया। एलआईसी ने कहा कि अगर आपको डिलिस्ट करना है तो इस शेयर को हम 320 रुपये के प्राइस पे खास करके सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हमें 320 रुपये प्रति शेयर का प्राइस चाहिए। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि ये कंपनी शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचती है। देखिए, इसका पर्पस क्या था डिलिस्ट करने का इतने कम प्राइस पे? तो इनका पर्पस था कि सबसे कम प्राइस पे कंपनी के शेयर को डिलिस्ट कर दो, सारे जो हमारे बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिक बाहर चले जाएंगे, तो कंपनी का जो भी मुनाफा होगा हम अकेले खाएंगे। जब भी अगर कंपनी में ऐसे में फंसती है, जो कोई भी अच्छी कंपनी होती है जो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में हित सोचती है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर को बाई बैक करती है, ताकि मार्केट में भी उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, और प्रमोटर्स के पास शेयर भी उसको अच्छी कीमत पे, सस्ते कीमत मिल जाती है, और बाकी जो उसके होल्डर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं, उसको थोड़ी राहत मिल जाती है गिरावट में। तो कंपनी ऐसा नहीं करके सीधा डिलिस्टिंग में चली गई, यानी इसने शेयर होल्डर्स के बारे में कभी एक बार भी नहीं सोचा। जब इसका डिलिस्टिंग वाला फॉर्मूला फेल हो गया तो कंपनी ने फिर दूसरा तिकड़म भिड़ाया। कंपनी ने कई चाल चली जिससे कि कंपनी के प्रमोटर्स को फायदा हो और शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं नुकसान हो। इसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने शेयर होल्डिंग्स बढ़ाने शुरू कर दिया। शेयर होल्डिंग कैसे बढ़ाए? तो शेयर होल्डिंग बैंकों के पास अपने ही शेयर को पहले गिरवी रखा, और उसी गिरवी के पैसे से खुद के शेयर इन्होंने खरीदने शुरू कर दिए। अब देखिए, इनकी होल्डिंग से साफ साफ पता चल जाएगी। 2020 में इनका होल्डिंग था लगभग 55%। हानि मैं प्रमोटर की बात कर रहा हूँ, प्रमोटर के पास इस कंपनी का होल्डिंग था 55%। इन्होंने वहाँ से शेयर खरीदना शुरू कर दिया। 2021 में इन्होंने पहले बढ़ा के उसको 65% किया, और दिसंबर मार्च क्वार्टर 2023 आते आते, यानी दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के क्वार्टर आते आते इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के लगभग 70% कर लिया।
अब देखिएगा गेम क्या था, तो इनका प्लानिंग पहले से था कि अब इन्होंने जब ये 50% से बढ़ा के अपना स्टेक 70% कर लिए, फिर इन्होंने क्या किया, देखिए लास्ट 2 ईयर में इन्होंने ह्यूज डिविडेंड पे आउट किया है, मानी भारी डिविडेंड दिया है। और डिविडेंड क्यों दिया, डिविडेंड किसको दे रहे हैं, जब 70% शेयर इनके पास है तो डिविडेंड का पैसा भी तो इन्हीं के पास आ रहा है। अब भाई जब 50% आपके पास था, 50% पब्लिक के पास था, उस टाइम तो आपने डिविडेंड अच्छा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आपके पास 70% शेयर आ गए और वो भी आपने अपने ही शेयर को प्लेज करके अपने ही लोन लेके फिर अपने शेयर को खरीदा, और ऊपर से आप इतना ज़्यादा डिविडेंड, देखिए इन्होंने 2 सालों में पिछले कितना डिविडेंड दिया है, तो 19,000 प्लस 41,000, करीब करीब इन्होंने 60,000 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है। अगर हम 60,000 करोड़ का 70% देखें तो 42,000 करोड़ का पे आउट ये खुद के ले जा रहे हैं। अब आइए ये खबरें के बारे में चर्चा कर लें। तो कंपनी राजस्थान सरकार के साथ इनका कुछ वो किस रेशियो में पेमेंट लेना है वो तो पहले से डिसाइड था, लेकिन इनका था कि जो भी खर्चे आएंगे वो पहले माइनस कर दिया जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी को मुनाफे के बंटवारे से पहले जितने भी तरह के खर्च हैं उसको रिकवर करने का कंपनी को अधिकार था। उसके बाद जो खास करके मुनाफे की रकम बटेगी उस पर इनका स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और इनका एक रेशियो तय था, उस पर इनको उस रेशियो में पैसे बांटने थे। और जाहिर सी बात है जब ये अगर खर्च के कुछ हिस्से को रिकवरी करने की अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। तो इसी चलते कंपनी ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, और कहीं ना कहीं इनको इस बात के लिए फैसला इनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। और हालांकि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने फैसले की जानकारी में सही रकम का जिक्र नहीं किया है, पर वेदांता ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका आंकड़ा 9,545 करोड़ के लगभग दिखाया है। तो ये आंकड़ा मान के चलिए कि 9,545 करोड़ का है। वहीं दूसरी तरफ अनिल अग्रवाल ये भी कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को उन्होंने जानकारी दिया है कि कंपनी का जो अलग अलग कारोबार है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कंपनी कई सेक्टर में काम कर रही है, ये जिंक में भी काम करती है, स्टील में भी काम करती है और ये क्रूड ऑयल में भी काम करती है। तो कंपनी का मानना है कि हम हर अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से लिस्ट कर सकते हैं या फिर इस कंपनी को डिमर्ज कर सकते हैं। जैसा आपने हाल में देखा होगा भी, रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो फाइनेंस को डिमर्ज किया, अपने से एक अलग एंटिटी बना दिया। तो उससे क्या होता है कि हर कंपनियों को अलग अलग मैनेज करने से वैल्यू क्रिएशन बढ़ता है कंपनी में। तो इनका ये भी प्लान आगे जाके बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं इन्होंने एक जानकारी और भी दिया है कि भी हाल ही में जो इन्होंने प्लेज रखा था उससे कुछ % ऑफ शेयर इन्होंने प्लेज से आनी वापस रिकवरी ले। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।